हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं पीआईबी न्यूज एनालिसिस। 22 से लेकर यानी कि 23 से लेकर 30 अक्टूबर तक जो भी न्यूज हमारी चल रही थी उनको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये सेशन थोड़ा सा आपको अगर लेट मिले तो घबराइएगा मत आप लोग, क्योंकि ये एक तरीके की एनालिसिस होती है जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट जैसे करंट अफेयर होता है कि हम लोग अगले दिन उसको पढ़ लेते हैं। ये पीआईबी न्यूज एनालिसिस है, ये आपके कंटेंट को रिच करती है और आप अपने नोट्स के अंदर इन तमाम टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए, अक्टूबर मंथ में लास्ट वीक जो था उसमें क्या घटनाक्रम हुआ था उनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पीआईबी न्यूज एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही टेलीग्राम पर आप लोग को लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल होती है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ और दूसरी चीजें जो है वो आप लोग को यहां पर अवेलेबल हो जाती है। आज हम लोग जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। पैसा जो है वो उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किस प्रकार से जो है वो किया गया है। क्या वाकई में जो इंटरनलाइजेशन जो है, अंतरराष्ट्रीयकरण जो है, क्या वाकई में इसके कोई पैमाने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इंडिया चाइना वॉर की 1962 के अंदर जो हुआ था डोकलाम क्षेत्र में, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सबसे पहले चाइना ने वहीं पर अपना इंट्रोगेट जो है वो किया था। सबसे पहले वहीं पे उसने दखल अंदाजी की थी। जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ में माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनके बारे में भी, उनकी सिक्योरिटी को, प्रोटेक्शन को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तरफ ऑयल है और एक तरफ डॉलर है। बीच में जो है वो भारत फंसा हुआ है कि भारत अपने रुपीस को कैसे बचाए और भारत मिनिमम रुपीस के अंदर मैक्सिमम ऑयल जो है इसको कैसे इंपोर्ट कर सकता है। तो आज डॉलर और रुपीस की जो लड़ाई चल रही है कि कौन ऊपर है। वैसे डॉलर ऊपर है, लेकिन इंडियन रुपीस जो है वो हमेशा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑयल जो प्राइसेस है वो हमेशा रुपीस को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी जो रिवोल्यूशन है ये एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इसके हेल्थ इंपैक्ट जो हैं वो क्या पड़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक को यहां पर डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे, ये होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। क्या वाकई में जरूरत थी, नीड, एडवांटेज, एसोसिएटेड रिस्क जो थे इसके साथ में जुड़े हुए, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर क्या स्टेप्स हैं इसके इंटरनेशनलाइजेशन के, और इसका कंक्लूजन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, ये तो आप लोग को पता होगा कि आरबीआई जो है इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर, और एक गवर्नर के साथ में 4 डेप्यूटी गवर्नर जो हैं वो आरबीआई के अंदर होते हैं। 4 डेप्यूटी जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर्स हैं, उनमें से एक टी रविशंकर जो हैं, इन्होंने रिसेंटली रुपीज जो है उसके इंटरनेशनलाइजेशन के महत्व, उसके इंपॉर्टेंस जो है, इसके फायदे ये बताए हैं। इनसे जुड़े जितने भी रिस्क हैं वो भी इन्होंने जो है रिसेंटली बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये वाकई में ये प्रोसेस होती क्या है। सबसे पहले देखिए, it is a process that involves increased use of the rupees in cross border transactions। हम लोग भारत के बाहर भी अगर रुपीस को बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि उस रुपीस का इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनली उसको अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने एक स्विफ्ट कोड सुना होगा। स्विफ्ट कोड बेसिकली एक ऐसा कोड होता है, जैसे आप लोग कहते हैं आधार नंबर है या ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह कहते हैं, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन आईडी ही हम लोग कह सकते हैं इसको। किसी भी फॉरेन बैंक से अगर इंडियन बैंक के अंदर रुपीस या पैसा जो है, मनी, वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर ये स्विफ्ट कोड का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है तो रुपीस कहीं ना कहीं अपनी इंटरनेशनल वैल्यू जरूर रख रहा है। अगर कोई भी फॉरेन के अंदर रहने वाला व्यक्ति है, अगर रुपीस को बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पा रहा है, उसकी एक्सचेंज रेट उसको अच्छी मिल पा रही है, आसानी से एक्सचेंज भी हो पा रहा है, तो अगर सीमाओं के बाहर भी जाकर रुपए का लेन देन बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि इसका इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो हो रहा है।
तो वर्तमान में जहां डॉलर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार 88% जो है वो उसका हिस्सा है, लेकिन अगर रुपीस की हम लोग बात करें तो 1.7, बहुत कम। ठीक है, तो 1.7 और कहां पर 88, तो मैक्सिमम जो ग्लोबल कंट्रीज हैं वो बात करती हैं डॉलर्स के अंदर ही ट्रेड करती है, डॉलर्स के अंदर ही जो है वो आपसी एक्सचेंज करती है। लेकिन रुपीस का अगर वहीं पे हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो बहुत ज्यादा कम है ये, इक्विवेलेंट तो हम लोग 2% मान सकते हैं। तो भारत में वर्तमान में जितने भी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जो कि करंट अकाउंट से किए जाते हैं, तो वहां पर हम लोग ये कहते हैं कि डॉलर्स के अंदर हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन क्या हम लोग वाकई में रुपीस के अंदर उनका पेमेंट कर सकते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं? जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने रशिया के साथ जो ऑयल इंपोर्ट की जो डील की थी उसको हम लोगों ने रुपीस के अंदर ही तो पेमेंट किया था। रशिया ने कहा वेलकम, आप जो है रुपीस के अंदर पेमेंट कर दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या जो एक्सेप्टेंस रशिया ने दिखाई थी वही एक्सेप्टेंस ग्लोबल अदर कंट्रीज अगर दिखाना शुरू कर देंगी तो हम लोग कहेंगे कि वहीं पर हमारा रुपीज जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस अगर बढ़ने लग जाएगी तो बहुत फायदेमंद होगा, खासकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। तो सरकार की जितनी भी उधारियां हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से चुका पाएंगे। सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि अगर रुपीस का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अगर बढ़ता है तो हमारे लिए कितनी आसान बात हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल इन्फ्लेशन की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार इसको जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, अगर हम लोग इंडिया के अंदर बात करें तो इंडियन इन्फ्लेशन और ग्लोबल इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली इंडियन जो परचेज कैपेसिटी है किसी भी सिटीजन की, वो कहीं दूसरे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी परचेसिंग पावर से कम है। एक आम इंसान उसी पैसे में इंडिया के अंदर इतना सामान नहीं खरीद पाता, वहीं पे डॉलर के अंदर वही सामान ज्यादा खरीद पाता है। तो रुपीस की परचेसिंग पावर अभी कम है कंपेयर टू डॉलर के। तो मुद्रास्फीति में बेसिकली क्या होगा इन्फ्लेशन के अंदर कि आपकी जेब में पैसा जो है वो है तो सही, लेकिन या तो पैसा नहीं है, बिल्कुल मंदी खत्म हो गई है, तो अगर जैसे ही पैसा नहीं है तो आप मार्केट से डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो जो भी कंपनीज है वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो इन्फ्लेशन का एक इनडायरेक्टली इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ रहे आप लोग इन चीजों को? अगर इसको ही हम लोग ग्लोबल लेवल पर ले जाके देखें तो ग्लोबल लेवल पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर हम लोग बात करें कि प्रोडक्शन रेट जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, तो बेसिकली ये किससे प्रोड्यूस हुआ है? इन्फ्लेशन से। ये सब इन्फ्लेशन के फैक्टर हैं। तो वैश्विक मुद्रास्फीति और आर्थिक संकटों के साथ डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता के कारण रुपए का अवमूल्यन अब तक के सबसे निचले स्तर पर जो है वो पहुंच चुका है। तो एक तरफ हम लोग बात करें इन्फ्लेशन की और दूसरी तरफ बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। मुद्रास्फीति और अवमूल्यन जो है इनका ग्राफ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चलता है। तो जहां पर मुद्रास्फीति में डिमांड नहीं होती वहां अवमूल्यन के अंदर जो है डिमांड बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। लेकिन कंट्री टू कंट्री ये काफी जो है वेरी भी करता है। यदि रुपए का इंटरनेशनल होता है तो भारत को अपने व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने रशिया का एग्जांपल आप लोग को बताया कि हमने जब रशिया को पेमेंट किया तो डॉलर में नहीं किया, हमने रुपीस के अंदर कर दिया। तो हम लोग डॉलर के ऊपर पेमेंट जो है वो रहने की जरूरत नहीं है। फिर इसका एडवांटेज क्या है कि सबसे पहली बहुत अच्छी बात है कि रुपए की जो वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएगी। इसकी डिमांड के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट आएगा, और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो ये इसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। मतलब डॉलर के आसपास जो है हम लोग पहुंचने का सपना फ्यूचर में देख सकते हैं। एक्सचेंज रेट जो है उसमें उतार चढ़ाव काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे रुपीस की वैल्यू होगी तो हम लोग डॉलर को एक्सचेंज करते हैं रुपीस के साथ में, एक अच्छा दाम में हमको मिल पाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ज्यादा उतार चढ़ाव हमको देखने को नहीं मिलेंगे। और फॉरेन फॉरेक्स जो रिजर्व है इसको भी हम लोग बचा के रख पाएंगे। तो बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल रशिया का ही है कि रशिया को जब हमने पेमेंट किया तो पेमेंट करने के बाद डॉलर्स हमारे अकाउंट में रह गए, हमने रुपीस के अंदर पेमेंट कर दिया, तो वो जो फॉरेक्स था, डॉलर जो था वो हमारे अकाउंट के अंदर रह गया ऐसा कैसा। फिर इसके बाद में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, यानी कि रुपीस को लेकर जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, अगर इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ती है तो रुपीस के अंदर जितना भी ट्रेड है वो अच्छे से हो पाएगा। तो अगर हम लोग अपने ट्रेड के अंदर थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन अगर लाना चाहते हैं तो हम लोगों को रुपीस की वैल्यू की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और उससे हमारे कई रेस्ट्रिक्शन सैंक्शन जो हैं वो भी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें
इंप्रूव इट्स स्टैंडिंग एज ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। तो वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति जो है वो उसमें भी काफी सुधार हो सकता है। लेकिन इसके साथ में रिस्क भी है। क्या क्या रिस्क है, सुनिएगा। इंपैक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी जो मौद्रिक नीति है जिसके थ्रू हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इनको कंट्रोल करते हैं, बैंक रेट को कंट्रोल करते हैं, ताकि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी फ्लो है वो बना रहे। तो लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर उसको ही बैलेंस रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लाई जाती है आरबीआई के द्वारा। बाई मंथली आने लग गई आजकल, ठीक है। तो बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर काफी इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे कि रुपीस की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है तो बार बार हमको ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक जितनी भी डिमांड से सप्लाई है उनके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको चेंज करते हैं, लेकिन फिर हमको देखना पड़ेगा ग्लोबल। देखिए, जितना बड़ा दायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका काम वर्कलोड भी उतना बढ़ जाता है। तो अगर ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो फिर हमारे पास में ऐसी नीतियों को बनाने की जरूरत पड़ेगी जो कि ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा सराही जाए। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील जो है वो और भी हो जाएगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अगर हम लोग देखते हैं अप एंड डाउन, उसके प्रति हम लोग काफी सजग जो है वो हो जाएंगे। 1980s 2008 के आर्थिक संकटों के दौरान अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबंधित मुद्रा का उपयोग जो है वो किया गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कहें कि हॉट मनी क्या होती है? हॉट मनी है ना, कहते हैं हॉट मनी है, कोल्ड मनी है। तो हॉट मनी हम लोग उसको कहते हैं कि जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो वो क्या हो जाएगा कि अगर रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग कहें कि जो हॉट मनी मतलब डॉलर जो है उसको हम लोग सेव करके रख पाएंगे और उसको दूसरे किसी काम में ले पाएंगे। तो मुद्रा का पूर्ण अंतरराष्ट्रीयकरण पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए एक हॉट मनी के जोखिम का जो है वो विस्तार करेगा। मतलब अचानक बहिर्भाव के लिए जो अत्यधिक प्रवण होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हॉट मनी जो है वो कहा जाता है। हाईली प्रॉन टू सडन आउटफ्लोज जो होते हैं उनके लिए, मतलब डिमांड है, बेसिकली डिमांड से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा मार्केट। स्टेप्स क्या क्या होती हैं? स्टेप नीडेड टू इंटरनेशन ऑफ रुपीज। तो बेसिकली पूंजी खाता परिवर्तन को पूरा करने के लिए भारत को अपनी मुद्रा खोलने की आवश्यकता है। बेसिकली आपको अपना मार्केट जो है, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता जो है, तो हमको जरूरत है कि हम लोग उसको ओपन कर दें। दूसरी, जैसे हमारी करेंसी कोई दूसरा कंट्री एक्सेप्ट करता है तो हम भी दूसरी कंट्री के जो मनी है उसको भी क्या करें, एक्सेप्ट करें। नीतियों को सावधानी पूर्वक जो है वो तैयार करें। फिर इसके साथ में ही सैंडबॉक्स परिवेश के अंदर जो है पूरा एनवायरमेंट जो है उसका परीक्षण करें। यहां से टी जो है वो गायब है, ऐड कर लीजिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय रुपए की जो बेसिकली बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कैन बी यूज टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल रुपीज यूजिंग द वॉस्ट्रो अकाउंट। तो वॉस्ट्रो अकाउंट हमने देखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली क्या है कि जो भी हम लोग दूसरे देशों के साथ में व्यापार करते हैं उसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो लेन देन में काम में आता है। फॉरेन जो मनी है वो वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो है आके जमा होती है। तो वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर रुपीज ट्रेड विथ रशिया एंड ईरान, ईरान के साथ और रशिया के साथ में व्यापार जो है वो वॉस्ट्रो अकाउंट खाते में उपयोग किया जो है वो जा रहा है। अगर हम लोग कॉन्क्लूजन की बात करें तो यदि भारत को एक बहुध्रुवीय विश्व में, यानी कि मल्टीपोलर अगर कंट्री है, वहां पर अगर आर्थिक रूप से अगर भारत को अपने आप को साबित करना है तो रुपीज जो है इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो करना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीयकरण इसका करना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू जो है वो और इंक्रीज हो सके। तो अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पर बात करें तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो मल्टीपोलर बने। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद में मल्टीपोलर कंट्री जो चली आ रही थी, जापान, अमेरिका, रशिया, मल्टीपोलर कोई भी एक पोल नहीं था। उसके बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बाइपोलर कंट्रीज बदल गई। जैसे एक तरफ जो था वो रशिया था, दूसरी तरफ अमेरिका था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ 1990s के अंदर, उसके बाद से यूनिपोलर पूरा ग्लोबल जो है वो बन चुका था और उसका लीडर कर रहा था कौन? यूएसए। और वर्तमान में हम लोग देखें तो मल्टीपोलर वापस से चेंज हो चुका है। तो अगर इंडिया की परिवेश से हम लोग बात करें, उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो इंडिया ये चाहता है कि पूरा विश्व मल्टीपोलर बना रहे, ठीक है, या फिर नो पोलर जिसको हम लोग कहते हैं नो पोलर। अगर हम लोग एशिया की बात करें तो एशिया में भी चाहता है कि नो पोलर रहे, ठीक है, नो पोलर कोई पोलर रहे ही ना। लेकिन भारत ये चाहता है कि जब साउथ एशिया की बात की जाए तो उसके अंदर यूनिपोलर होना चाहिए और यूनिपोलर के अंदर नेतृत्व करता कौन हो? इंडिया हो।
तो तीन जो है वो एक डायमेंशन है सोचने के, ग्लोबल लेवल पर नो पोलर, एशियन लेवल पर नो पोलर, लेकिन साउथ एशियन लेवल पर ओनली इंडिया जो है वो उस वर्चस्व का जो है प्रतिनिधित्व करे। चलिए 1962 इंडो चाइना वॉर जो है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या रीजंस हैं वॉर के, क्या थे, ठीक है। फिर वॉर जो था वो किस तरफ गया, क्या रिजल्ट्स है, क्या इंपैक्ट है, एग्रीमेंट क्या हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, तमाम बातें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपकी पुरानी यादें जो है वो ताजा होने वाली हैं। चलिए, तो 1962 युद्ध का कारण जो है वो सीमा विवाद था, जो कि अनसुलझा रहा, अब तक अनसुलझा है बिल्कुल। तो आप लोग देखिए, लद्दाख का एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश जहां पर जो है डोकलाम क्षेत्र, ठीक है, दिबांग वैली के अंदर। तो बेसिकली एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस होता क्यों है, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए, अगर हम लोग 5 फिंगर पॉलिसी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल, भूटान, ठीक है, इसके साथ में तिब्बत, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र है, चाइना कहता है कि 5 फिंगर पॉलिसी में हम लोग इनको काउंट करते हैं, और इस 5 फिंगर पॉलिसी के अंदर हम लोग जो है इस एरिया को कैप्चर करके रहेंगे। इस कंडीशन के अंदर चाइना का यही मानना है कि हम लोग 5 फिंगर पॉलिसी को और आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर कुछ जगह जो है वो आप लोग को दिख रही है, जैसे दमचौक जो है, ठीक है, फिर बहुत सारे स्थान हैं यहां पर, पैंगोंग सो लेक जहां पर अभी रिसेंटली मुठभेड़ भी हुई थी 2020 के अंदर। तो रीजंस क्या थे, सबसे पहले हिस्टोरिकल लेगेसी की हम लोग बात करें तो भारत और चीन के बीच में सीमा स्वतंत्र भारत से पहले से ही जो है विवादित है। पूर्वी क्षेत्र के अंदर मैकमोहन जो लाइन है 1940 में, बिना किसी सर्वेक्षण के जो है इसको चीन के विश्वास में जो है खींचना पड़ा था, लेकिन फिर चाइना ने ही इस पूरी लाइन को मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते इसको। अक्साई चीन का जो एरिया है, अक्साई चीन और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, तो अक्साई चीन अब बेसिकली चाइना और पाकिस्तान जो है वो अक्साई चीन की तरफ जो है वो नजरें गड़ाए बैठे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अक्साई चीन पर बेसिकली चाइना का भी अधिकार क्षेत्र है। तो भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण व्यापक रूप से अलग अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा क्षेत्र की संप्रभुता पर विवाद था। क्षेत्रों पर ये इनका दावा जो था चाइना का था। भारत ने अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा होने का दावा किया, जबकि चीन इसे जो है जिंजियांग का हिस्से के रूप में दावा करता है। तो अब भारत का दावा सही है कि चीन का दावा सही है, तो चीन जो है वो अपना हिस्सा मानता है, भारत अपना हिस्सा मानता है। तो बेसिकली यहां पर अगर हम लोग पहले ही कंक्लूजन पर पहुंचे तो इंडिया के मैप में ऑलरेडी इंक्लूड था। चाइना बेसिकली क्या करता है, डिस्टर्ब करता है इंडिया को, ताकि इंडिया की जो मिलिट्री है वो उस काम में लगी रहे और इंडियन इकोनॉमी की तरफ कोई भी ध्यान ना दे। तो ये बेसिकली यही कंक्लूजन होने वाला है इसका। तो भारत की जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर हुआ था जब युद्ध हुआ था। तो उस समय भारत इस बात से अनजान था कि चीन जो है वो इसका दुरुपयोग कर रहा है, चीन सबसे पहले अटैक करने वाला है। ये इंटेलिजेंस फेलियर एक हुआ था। तो 1957 में परियोजना के पूरा होने की घोषणा के बाद चीनियों ने वहां 220 किलोमीटर जो है लंबी सड़क बना डाली थी लद्दाख के अंदर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, सड़कें बना ली उन्होंने, गांव जो है वहां पर बना लिए थे। लीडरशिप फेलियर हुई थी 1954 में, तिब्बत समझौता हुआ था। आप लोग को पता है कि दलाई लामा जब 1959 के अंदर भारत में आए थे तो उन्होंने भारत के धर्मशाला के अंदर हिमाचल प्रदेश में जगह ली थी। चाइना ने कहा था कि भाई आप जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाइए, लेकिन दलाई लामा ने इनकार किया, ठीक है। इससे पहले तिब्बत समझौता हो चुका था। तो भारत ने जानबूझकर सीमा के बारे में चर्चा से परहेज किया। सीमा यानी कि हमारा ये उस समय फेलियर था, हमको चर्चा करनी चाहिए थी कि बेसिकली इंडिया चाइना की सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री जाओ एन लाई के बीच में बैठक हुई, और बेसिकली और ये बैठक बिल्कुल फेलियर रही। अगर उस बैठक के अंदर ये डिसाइड हो जाता कि बेसिकली बॉर्डर्स क्या है, तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम लोग केवल अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते, चाइना और पाकिस्तान से लड़कर हम लोग अपनी पैसा की जो है वो बर्बादी नहीं करते। खैर, बढ़ते हम लोग लेक्चर में आगे। व्हाट वेंट रॉन्ग इन द वॉर, भारत ने चीनी नेतृत्व की नैतिक श्रेष्ठता और शांतिपूर्ण इरादों के बारे में आशावाद को गुमराह किया था। इसके परिणाम स्वरूप एक कमजोर भारतीय सेना थी जो कठोर शक्ति की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। भारत की सेना जो है उस समय काफी कमजोर थी। आज लड़के देख लीजिए, देखते कौन जीतता है। चाइना बेसिकली, आज चाइना की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी बन चुकी है। जान रहे हैं आप लोग, चाइना के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट
खासकर इंपोर्ट जो है वो काफी इसलिए घट गया है, बहुत सारे देश जो है चाइना को सामान देना ही नहीं चाहते हैं और ना ही वहां से लेना चाहते हैं, तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। आज आकर देख लीजिए, देख लेंगे, है ना, देख लेंगे किसमें कितना दम है। लेकिन उस समय हमारी स्थिति काफी कमजोर थी। हम लोग 1947 के अंदर तो फ्री हुए थे, ठीक है, और उस समय हमारी ये हालात नहीं थी कि हम लोग आर्मी के ऊपर इतना ध्यान दे पाए। फिर क्या हुआ, भारतीय इसके अंदर हमारा फेलियर और क्या रहा, भारतीय वायुसेना की ताकत को कम करके हमने आंका, क्योंकि हमने बेसिकली जो एयरफोर्स का बेड़ा है उसको वहां पर बहुत लेट भेजा, उपयोग ही नहीं किया जा रहा था उसका। मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप जो था वो इस घटना के ऊपर भी एक मिसमैनेजमेंट को दिखा रहा था। तो बेसिकली हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक ये है कि हर चीज में पॉलिटिकल इंटरप्शन देखने को मिलता है। इसीलिए आज भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी इसलिए कमजोर होती जा रही है क्योंकि इकोनॉमी जो है उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरप्शन देखने को मिलते हैं। भाई तुम सरकार चलाओ ना, तुम लोगों को कहां जरूरत पड़ रही है कि इकोनॉमी के अंदर अपनी टांग फंसाने की? आप सरकार चलाने पर ध्यान दीजिए, इकोनॉमिस्ट रखिए। आप नेता कैसे इकोनॉमी को चला सकता है? नेता वही अच्छा जो कि उस फील्ड से जुड़ा हुआ है। समझ रहे आप लोग? कई ऐसे नेता हैं, महिला नेता को भी इस गिनती में गिना जाएगा, जिनको इस चीज का अनुभव नहीं है, फिर भी इकोनॉमी को चला रहे हैं। ना तो उनसे इकोनॉमी चल पाती है, ना देश चल पाता है। तो फिर इस रिजल्ट क्या रहा इसका? चीन विजयी होकर उभरा, इसने लद्दाख अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अंततः अरुणाचल में कब्जा करने के क्षेत्र को जो है लौट आया, लेकिन लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन पर नियंत्रण उसने बनाए रखा, अभी भी बना हुआ ही है। ठीक है, जैसे वहां पर हम लोग कहते हैं कि 8 फिंगर जो पेंगोंगसो लेक है वहां पर बने हुए, जिसपे 4 पर भारत का, 4 पर जो है वो किसका कब्जा है? चाइना का। लेकिन चाइना जो है वो 4 से आकर जो है आगे और बढ़ जाता है 2 की तरफ, मतलब कहता है कि वो आगे 2 वैली जो है वो भी हमारी है। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या रहा? इसने भारतीय सेना को गंभीर रूप से जो है वो डिसअपॉइंटेड किया, डिमोरलाइज हम लोग हो गए थे। यार इतना कमजोर है क्या कि चाइना से नहीं लड़ पा रहे हैं? फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ इसका बदला लिया गया। ठीक है, तो चाइना का बदला पाकिस्तान के साथ लिया, तो चीन के साथ दशकों के विकलांग संबंधों को जन्म जो है वो दे दिया। मतलब देखिए, एक हैंडीकैप्ड रिलेशंस जो है वो चाइना के साथ में बने हुए हैं, बहुत सदियों से बने हुए हैं। एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी 1993, इसके साथ में मिलिट्री सीबीएम 1996, पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज क्वेश्चंस 2005, फिर बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन 2012। ये तमाम जो है समझौते किए गए थे ताकि बॉर्डर पर कैसे भी शांति बने रहे, इंडिया और चाइना बॉर्डर पर, मैकमोहन लाइन पर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट माइग्रेंट वर्कर्स। प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको हम लोग कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? देखिए, एक तो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं और दूसरे होते हैं माइग्रेंट्स होते हैं जो कि दूसरे कंट्रीज से आए हुए हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो आखिरकार माइग्रेंट वर्कर्स को कैसे सुरक्षा जो है वो दी जानी चाहिए? बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, बात करेंगे हम लोग इनके बारे में। इन तमाम टॉपिक जो है इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गल्फ कंट्रीज में भारतीय कामगारों के शोषण और श्रम उल्लंघन पर बड़े पैमाने पर जो है रिपोर्ट हुई है, यही इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, विश्व स्तर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों और प्रेषण के मामले में नंबर 1 के रूप में स्थान पर है और अकेले खाड़ी में 6 देशों में भारतीय प्रवासियों का करीब 50% हिस्सा है। 50% जो है केवल भारतीय वहां पर रहते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार दुनिया भर में 13.4 मिलियन से अधिक अनिवासी जो है वहां पर भारतीय हैं। उनमें से 64% जीसीसी मतलब गल्फ कंट्रीज कॉर्पोरेशन देशों में रहते हैं। सबसे अधिक संयुक्त अरब अमीरात में, उसके बाद सऊदी अरब और फिर कुवैत के अंदर है। अगर हम लोग आईएलओ की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा के अंदर है, इसके अनुसार जीसीसी देशों में रहने वाले लगभग 90% भारतीय प्रवासी निम्न और क्या है, अर्ध कुशल श्रमिक हैं, सेमी स्किल्ड है या फिर कोई स्किल उनके पास में नहीं है। एक कफला सिस्टम जो है उसका आप लोगों ने सुना होगा, कफला, उसका बहुत साइड इफेक्ट, इल इफेक्ट्स भी जो है देखने को मिलते हैं। तो यह खाड़ी में एक प्रयोजन प्रणाली है जो नियोक्ताओं को प्रवासी श्रमिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। मीडिया ने कफला के तहत रोजगार की स्थिति की तुलना आधुनिक दास्ता से की है। वहां पर उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती हैं वहां की कंपनीज, और फिर जब तक वो वर्कर काम करेगा तब तक उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, ना कि वो कंपनी स्विच कर सकता है। जो पेमेंट, पगार उसको मिल रही है उसी पर वो बना रहता है।
तो बेसिकली उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो रख लिए जाते हैं और उसके आधार पर उसका शोषण जो है वो किया जाता है। और कौन-कौन सी जो है वो इश्यूज फेस करते हैं, तो श्रम अधिकार का जो है उल्लंघन होता है, लेबर राइट वायलेशंस वहां पर होते हैं। ठीक है, लेबर राइट वायलेशन के अंदर मोर रिसेंटली द मीडिया ऑफर्ड वाइड कवरेज ऑफ लेबर राइट वायलेशंस एट 3 इवेंट्स। तीन जो आयोजन है, यानी कि तीन, हम लोग कह सकते हैं कि तीन आयोजनों के अंदर मीडिया ने व्यापक जो है कवरेज पेशकश की है। जैसे दुबई एक्सपो के अंदर, ठीक है, दुबई एक्सपो है, कतर वर्ल्ड कप, ठीक है, स्टेडियमों के निर्माण में, और कोविड महामारी के अंदर। फिर सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की, तो खाड़ी सहयोगी परिषद यानी कि जीसीसी गल्फ कंट्रीज कॉरपोरेशन जो है देशों पर श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करने का आरोप जो है लगाया है। ठीक है, तो बेसिकली इनके ऊपर ये आरोप लगता रहता है। फिर है वेज थेफ्ट यानी कि मजदूरी की चोरी, वहां पर जितना पैसा बताया जाता है उतना देते नहीं है। तो रिटर्न माइग्रेशन सर्वे से पता चलता है कि अपनी नौकरी गंवाने वाले 47% में से 39% ने मजदूरी का भुगतान न करने और मजदूरी में कमी की सूचना दी है। मतलब मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि आप 100 रुपए में काम करेंगे, तैयार हो जाएगा, काम होने के बाद बोलेंगे कि ठीक है 60 रुपए लेके रवाना हो जाइए। जैसे ऑन डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि हम जो है 500 रुपए में काम करवा रहे हैं एक दिन के अंदर, और फिर बोलेंगे भाई तेरे को 300 में काम करना है तो कर, हम दिखाएंगे 500 में, तू नहीं करेगा तेरा और कोई साथी करेगा। तो सोचता है ठीक है मैं ही कर लेता हूं। इस तरीके से जो है वो मजदूरी उनको कम मिलती है। इस तरह आने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण के दौरान मजदूरी का भुगतान न करने, ठीक है, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका उल्लंघन हुआ, श्रमिकों को डराने धमकाने जैसी कई खबरें जो है वो सामने आई थी। व्यावसायिक सुरक्षा की अगर बात करें, द गार्जियन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कतर में दक्षिण एशिया के 6500 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु हुई, जिनमें अधिकांश मुख्य रूप से व्यावसायिक खतरों के कारण भारतीय हैं। श्रम कानूनों में जीसीसी देशों के द्वारा सुधार इसमें से अधिकांश प्रतीकात्मक हैं और इस क्षेत्र को प्रवासी श्रमिक अनुकूल के रूप में पेश करने का प्रयास करते हैं। हालांकि परिवर्तनों को कफला और अन्य श्रम विरोधी कानूनों को समाप्त करने की राह पर एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब परिवर्तन हो रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम, माइनर लेवल पे। फिर इमिग्रेशन बिल 2021, ठीक है, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो व्यापक रूप से जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए जो है परिकल्पना ये बिल करता है, ताकि कैसे उनको मैनेज किया जाए। भारतीय नागरिकों के विदेशी रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियामक तंत्र स्थापित करता है और प्रवासियों के कल्याण के संरक्षण और प्रचार के लिए एक रूपरेखा जो है स्थापित करता है। बिल अभी पास होना बाकी है, अब तक पास नहीं हो पाया है, देखते हैं कब तक पास हो पाता है। अब तो नेक्स्ट सेशन के अंदर, विंटर सेशन में पास होना संभव है। और क्या है, घरेलू कामगारों की भर्ती और अनियमित भर्ती के रोकथाम पर जीसीसी देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। फिर इसके बाद में मदद पोर्टल जो है वो भी बनाया गया है, अगर प्रवासी भारतीयों को कोई भी हेल्प चाहिए इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विदेशी मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार लगभग 95% पंजीकृत शिकायतों का समाधान जो है वो किया जा चुका है। तो यहां पर एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट में ये जरूर पूछे जाते हैं कि मदद पोर्टल किससे संबंधित है, या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है उनमें ये दे देते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से करना है इनको। महामारी और यानी कि अभी रिसेंटली जो कोविड हुआ है उसके अंदर, और जो प्रवासी मौतों जैसी स्थितियों के दौरान दोषारोपण का खेल खेलने के बजाय प्रवासियों के मुद्दों को हल करने के लिए एक संयुक्त प्रयास जो है उसकी आवश्यकता है। वैश्विक श्रम गतिशीलता पर सामूहिक विवेक विकसित करना, ठीक है। फिर क्षेत्रीय गठबंधन बनाना, भारत को दक्षिण एशिया जीसीसी कॉरिडोर में क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। एक रीजनल जो है अलायंस वो बनाना चाहिए इसी काम को लेकर। हितधारकों को शामिल करना, सरकार, ट्रेड यूनियनों, भर्ती एजेंटों, नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों का संयुक्त प्रयास उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है। वर्तमान स्थिति के लिए जितना गंतव्य देश उतना मूल देश जिम्मेदार है। मतलब जहां पर जाने वाले हैं उसके साथ साथ में जो देश भेजने वाला है वो भी जिम्मेदार है। दक्षिण एशिया जीसीसी प्रवास गलियारे में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में है और भारत को दक्षिण एशिया के लिए एक आदर्श के रूप में जो है वो कार्य करना चाहिए। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑयल एंड डॉलर की हम लोग बात करेंगे कि भारत के पास में कौन से ट्विन चैलेंजेस सामने आए हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, करेक्शन बिटवीन कोरिलेशन बिटवीन ऑयल एंड यूएस डॉलर, इंडियाज ऑयल इंपोर्ट, ये तमाम जो है टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। बीओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम लोग बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। रूस यूक्रेन संकट और यूएस फेड की, यानी कि एफएडी फेड जो है, इसकी मौद्रिक शक्ति ने भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों को प्रभावित जो है वो काफी किया है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग रूस से कोई भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो यूएस जो है वो एक धमकी भरे अंदाज में हमारे सामने पेश आता है
क्योंकि रशिया के साथ में हमारे रिलेशंस वो यूएस को बर्दाश्त नहीं है। अमेरिकी डॉलर विश्व स्तर पर तेल के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक मुद्रा है। डॉलर का हम लोग उपयोग ही करते हैं। 1945 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौते से प्रेरित है। जो देश कच्चा तेल खरीदते हैं और जो इसका उत्पादन करते हैं, वे पेट्रो डॉलर सिस्टम नामक प्रणाली में डॉलर का आदान प्रदान भी करते हैं। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में एक शुद्ध आयातक से ऊर्जा के शुद्ध निर्यातक के रूप में स्थानांतरित हो गया और 2021 में सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक था। तेल की कीमतों में वृद्धि से अमेरिका को अधिक राजस्व अर्जित करने में मदद मिलती है और इस प्रकार अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है। इजी आपको समझ में आ रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। ठीक है, जो प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल जो है अपनी आवश्यकता का लगभग 86% अमेरिकी और अमेरिका और चीन से पीछे है। मध्य पूर्व में भारत द्वारा खरीदे गए सभी तेल का 60% हिस्सा है, जबकि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका अन्य बड़े जो है आपूर्तिकर्ता ब्लॉक है। तो अगर पूरे विश्व में देखें तो भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है तीसरे नंबर पर आता है। तो लगभग 86% जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल प्राइसेस ज्यादा बढ़ती हैं, इसका इफेक्ट क्या है? तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर हाई प्राइस एंड लोअर लिविंग स्टैंडर्ड उसका होता है, ज्यादा पे करता है लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम होता है। इन्फ्लेशन जो है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालती है। कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन को पुश करती है। ठीक है, फिर करंट अकाउंट जो है वो हमारा डेफिसिट के अंदर चला जाता है। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स जो हैं वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मामला। फिर अल्टरनेटिव जो है वो हमारे पास में बचते नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोग अच्छे से कर नहीं पाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ लाइकली टू कॉज ग्लोबल ग्रोथ टू स्लो डाउन। तो वो जो है एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास में जो भी हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके लिए पे ज्यादा हमको करना पड़ता है और जितना पे करते हैं उतना हमको ऑयल मिल नहीं पाता है क्योंकि हमारा रुपीज जो है वो अभी इतना मजबूत नहीं है। ठीक है, फिर इंप्लीकेशंस ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस फॉर इंडिया। तो कुल आयात में क्रूड की हिस्सेदारी 30 से 33% है और कीमतों में किसी भी वृद्धि से आयात बिल बढ़ता है। इस प्रकार भारत के चालू खाते घाटे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भारत की ईंधन सब्सिडी में वृद्धि होती है। चालू खाता घाटा ये इंगित करता है कि कोई देश जितना निर्यात कर रहा है उससे अधिक आयात कर रहा है। मतलब अगर मान लीजिए घाटा हमको हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो इसका मतलब है कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में कोई भी वृद्धि सीधे तौर पर मुद्रास्फीति को बढ़ाती है जब तक कि सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाती। आयात में मुद्रास्फीति इंपोर्ट के अंदर जो है इन्फ्लेशन होती है। देखिए भारतीय मुद्रा कमजोर है, ये तो आपको पता है। ठीक है, इससे हम लोग जो वस्तु इंपोर्ट करते हैं वो क्या पड़ जाती है, थोड़ी महंगी हम लोगों को पड़ती है। तो ये क्या है, बेसिकली आरबीआई के उपाय से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इससे कमी भी आती है। फिर इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें, तो तेल के उपयोगकर्ता उद्योगों को फिर से समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बार बार जो है, क्योंकि उनको जो है इनपुट लगाना ही पड़ता है ऑयल के लिए और उस मात्रा में उनको मुनाफा नहीं हो पाता। राज्य और केंद्र का जो कर है, रेवेन्यू है, राजस्व कर, फिर राज्य सरकारों की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ उनका वैट संग्रह अपने आप में बढ़ जाएगा। हालांकि केंद्र को लाभ नहीं हो सकता क्योंकि उत्पाद शुल्क जो है, एक्साइज ड्यूटी, एक निश्चित दर है। ठीक है, जैसे 3.4 पर लीटर जो है एक्साइज ड्यूटी वो लगती ही लगती है। ठीक है, फिर बॉन्ड यील्ड्स क्या है? हर बार तेल की कीमतों में वृद्धि होने पर बॉन्ड प्रतिफल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, बॉन्ड की वैल्यूज जो है वो बढ़ती हैं, जबकि शेयर मार्केट सामान्य रूप से नीचे की ओर, नीचे की दिशा में अस्थिर होता जाता है। नतीजतन आर्थिक अनिश्चितता एक बार फिर तेज हो जाएगी। बॉन्ड की यील्ड वह ब्याज दर है जो निवेशक बॉन्ड खरीदते समय कमाते हैं। तो जिस समय बॉन्ड परचेज किया गया है उस समय जो कमाई होती है वो यील्डिंग के अंदर काउंट किया जाता है। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो तेल की बढ़ती कीमतों और गिरते रुपए के साथ समस्या यह है कि ये उस प्रणाली के बाहर है जिस पर बहुत कम नियंत्रण है। आरबीआई के हस्तक्षेप और मुद्रा की सुरक्षा की अपनी सीमाएं हैं। इन ट्रेवल्स का जवाब देना होगा। ठीक है, और उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली हमको जो इंपोर्ट है उस पर डिपेंडेंसी कम करनी ही करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल जो है वो हमको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम लोग ऑयल पर ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट रहे तो नुकसान भारत को ही है क्योंकि हम लोग
जब तक इसका अल्टरनेट नहीं ढूंढेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये एक इसका अल्टरनेट है। सोलर एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, ये इसका अल्टरनेट है। लेकिन यूज करना और यूज करते रहना दोनों में डिफरेंस है। एक बार किसी वस्तु को काम में लेना और उस वस्तु को बहुत लंबे समय तक काम में लेना, दोनों में डिफरेंस है। जैसे हम लोग कहते हैं, कहावत है कि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, दोनों के अंदर डिफरेंस है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए ठीक है, दो टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, बीओटी और बीओपी। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या चीज है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे मान लीजिए इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो हमने 10 रुपए की वस्तु वहां पर भेजी है, तो 10 रुपए की हम लोग क्या करें, इंपोर्ट करें। ये क्या है? बैलेंस है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि ये जो है इम्बैलेंस हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रेड के अंदर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सबसे बड़ा अभी फैक्टर बना हुआ है। तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होना है। जितना कम डिफरेंस रहेगा उतना ही हम लोग जो है वो अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छा कर पाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये जो ट्रेड वाला हम लोगों ने देखा है, इसी से रिलेटेड है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक देश और शेष दुनिया में संस्थाओं के बीच एक निश्चित अवधि, जैसे एक तिमाही या एक वर्ष में किए गए सभी लेन देन का विवरण है। तो एक वर्ष में या फिर हम लोग कहें 3 महीने में, त्रैमासिक जो है वो जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं उसका एक लेन देन का विवरण है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की। तो एग्रीकल्चर ही नहीं, हमको दूसरे सेक्टर में भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखना ही देखना होगा। भारत को अगर आगे निकलना है, एक इंडियन इकोनॉमी इसको इंप्रूव करना है, तो हमको इस सेक्टर की तरफ देखना ही पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे, बेनिफिट्स क्या है सीबीजी प्लांट के, फिर सीबीजी मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या होती है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, स्टेबल बर्निंग क्या होती है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी ये जो है एक बड़ा इश्यू बना हुआ है। जैसे हरियाणा जो है वहां पर स्टेबल बर्निंग काफी होती है, इंपैक्ट होता है दिल्ली के ऊपर। पंजाब के संगरूर जिले में एक निजी कंपनी का पहला जो है जैव ऊर्जा संयंत्र, मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है वो वहां पर लगने जा रहा है। ठीक है, बायो एनर्जी के लिए, बायो एनर्जी प्लांट। तो वहां पर क्या है कि जो भूसा होता है, फसल का जो बचा हुआ कचरा होता है, उससे सीएनजी जो है यानी कि सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करेगा। इस प्रकार कृषि अपशिष्ट को धन में जो है वो परिवर्तित करेगा। धान की जो पराली है उसको, उससे एस्टेट योजना के अनुसार 46 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के सीबीजी का उत्पादन किया जाएगा। 1 एकड़ फसल से धान की भूसी से 17,000 रुपए से अधिक का ऊर्जा जो है उत्पादन वो प्राप्त हो सकता है। अनाज के मुख्य उत्पादन में 30% से अधिक जो है वो अतिरिक्त ये पराली वगैरह जो है ये बस्ती है। इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सीबीजी प्लांट जो है स्थापित कर सकते हैं। संयंत्र से जो हम लोग कहें कि जो प्लांट हम लोग लगाते हैं सीबीजी का, तो इसके अंदर स्लरी और फर्मेंटेड जो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म है वो काफी काम में आता है। तो इनसे जो मिट्टी को फिर से भरने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए खाद के उपयोग में जो है उपयोग होगी। सीबीजी संयंत्र ग्रामीण युवाओं को बड़ी मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अवसर जो है वो भी प्रदान करता है। तो बायोगैस जो प्लांट होता है, बेसिकली ये फसल जो है यहाँ पर है, और फसल के उगने के बाद जो भी फसल का कचरा बचता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बायोगैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। बायोगैस है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो इनको हम लोग किस में काम में ले रहे हैं, बायोगैस के अंदर काम में ले रहे हैं। सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो FAO, ठीक है, FAO की फुल फॉर्म क्या है, FAO की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएस बेस्ड एजेंसी है। इसने अध्ययन में पाया कि पंजाब में एक फसल के जो भी अवशेष हैं उनको अगर हम लोग काम में लेंगे तो हम लोग जो बायोगैस है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका काफी अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस प्राकृतिक रूप से बायोमास जैसे फसल अवशेष है, मवेशी जो है गोबर वगैरह, इनसे जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपशिष्ट ये जो है इनसे हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के जब हम लोग इनको फर्मेटेड करते हैं तो उससे गैस जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग कहते हैं बायोगैस। ठीक है, फिर रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिडक्शन इन कार्बन एमिशन एंड पॉल्यूशन, इससे प्रोडक्शन के अंदर कमी होगी, कार्बन जो एमिशन है वो कम होगी, और जो कार्बन फुटप्रिंट है वो क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर भी हम लोग क्या कर पाएंगे, क्रेडिट कर पाएंगे। तो किसानों के लिए अतिरिक्त राजस्व के स्रोत जो है वो डेवलप हो जाएंगे। उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का समर्थन, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात में कमी, कच्चे तेल गैस कीमतों में उतार चढ़ाव खिलाफ, समस्त
ये तमाम चीज जो है हम लोग कर पाएंगे। स्टबल बर्निंग हम लोगों ने देखा कि नवंबर में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करना एक आम बात है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि बहुत कम समय मिल पाता है। तो बेसिकली जो भी हम लोग कहते हैं कि फसल की कटाई के बाद में जो बचता है उसको जलाया जाता है ताकि अगली फसल उगाई जाए। लेकिन पराली जलाने से CO2 जो है वो भारी मात्रा में निकलती है। सल्फर डाई ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब जो है वो पार्टिकुलेट मैटर जो है पीएम, तो PM 2.5 और PM 10, ठीक है, ये हमारे लंग्स वगैरह जो है उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ये कण जाके जो है वो इफेक्ट करते हैं। जब भी पराली जलती है तो सबसे पहले इनको देखा जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि पंजाब हरियाणा ये जो राज्य हैं यहाँ पर पराली जलाने से नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दिल्ली यूपी की तरफ जाता है। लेकिन बेसिकली बात है कि एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कैसे हम लोग अल्टरनेट यूज में ले सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। और भी कई वेस्ट हैं जिसमें आप लोग आसानी जानते हैं कि जैसे मीथेन गैस निकलती है लैंडफिल्स वगैरह के अंदर, फिर टॉर फैक्शंस होते हैं, है ना, घास चीज, ये बहुत सारे जो है ये आपको फैक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। एक चीज है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। तो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी इट कन्वर्ट फीड स्टॉक इनटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल गैस कार्बन एंड वाटर। तो जो भी फीड स्टॉक है उसको कन्वर्ट करती है फ्यूल के अंदर, ठीक है, फ्यूल कार्बन इसमें जो है परिवर्तित करती है। चलिए जलवायु परिवर्तन इमेज देखिए, बड़ी गजब की इमेज है। जिस तरफ जो है पॉल्यूशन है, क्लाइमेट जो है चेंज हो चुका है, उस तरफ पूरा पेड़ सूख चुका है और दूसरी तरफ देखिए आराम से कितना जो है हरा भरा पेड़ है। बात करेंगे इसके बारे में ही, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की हाइलाइट्स की बात करेंगे, इंडिया स्पेसिफिक की बात करेंगे, ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स नीडेड इनकी बात करेंगे। COP27 से पहले लेसन रिपोर्ट ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन पर निरंतर निर्भरता दुनिया के सामने आने वाले कई संकटों के स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव डाल रही है। कमजोर आबादी पर प्रभाव डाल रही है। जैसे बुजुर्ग की बात करें, बच्चों की बात करें, उन पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। जैसे हीट स्ट्रोक बहुत सारे लोगों में होता है गर्मी के दिनों के अंदर, खासकर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। जंगल की आग, वाइल्ड फायर्स, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बहुत ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, रिसेंटली आसाम के अंदर भी देखने को मिली थी। तो ये सब क्लाइमेट चेंज जो है उनके कारण होता है। और क्लाइमेट का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जहां पर भी उसको टेम्परेचर से इंक्रीज होता है तो आग लगने की घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिलती हैं। फिर रोग जो है वो भी बढ़ते हैं। तो क्लाइमेट चेंज वेक्टर जनित, खाद्य जनित और जल जनित रोगों के संक्रमण जो है वो प्रभावित होते हैं। 1951 से 2021 तक डेंगू के संचरण के लिए जलवायु उपयुक्तता एडीज इजिप्टी के लिए लगभग 11% और एडीज एल्पोपिक्स जो है उसके लिए 12% की जो है वो वृद्धि भी हुई थी। ये सब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है। तो क्लाइमेट चेंज यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज से यानी कि मौसम में कमी 1981 से 2010 के आधार रेखा की तुलना में मक्का के बढ़ते यानी कि जो मेज होता है उसके बढ़ते मौसम की अवधि में 2% की कमी आई, जबकि चावल और सर्दियों के गेहूं में 1% की जो है वो डाउनफॉल दर्ज किया गया। गर्मी से पहले मौतों के अंदर वृद्धि हो जाती है। आपको पता है हीट स्ट्रोक जो है वो बड़ी एक परेशानी बनी हुई है, ठीक है। फिर देखिए मिटिगेशन मेजर, तो प्रत्येक शहर में हीट एक्शन प्लान को अपनाना। उदाहरण के लिए अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान, ठीक है, और जिसमें मृत्यु दर को कम किया गया उसे हर जगह अनुकूलित जो है वो किया जाना चाहिए। पेरिस लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान दें। जलवायु परिवर्तन से निपटने में विफलता के कारण गर्मी का प्रकोप और भी खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा। विशिष्ट कार्यक्रम जैसे शॉक रेस्पॉन्सिबल प्रोटेक्शन स्कीम काम करने में असमर्थता के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम और गर्मी में, तो ये तमाम बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो हमको ग्रीन एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि कार्बन जो है इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, कार्बन एमिशन कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज देखिए बेसिकली 2015 के अंदर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत हम लोगों ने 17 जो टारगेट्स थे, गोल्स थे, वो भी निर्धारित किए थे जिनको हम लोग कहते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2030 तक उनको अपनाना है तो उनकी तरफ बहुत बेहतर ढंग से हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज केवल 27% शहरी केंद्रों को मध्यम हरे और उसके ऊपर में जो है वर्गीकृत किया जाता है। ये आज का हमारा सेशन था। आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं दीपक इंद्रा 021, दीपक इंद्रा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की PDF आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नवंबर के फर्स्ट वीक के PIB के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।